हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की जीएस पॉइंटर बुक की। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री का पूरा पोर्शन खत्म कर लिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 कह लीजिए, बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है, वो है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तो इसको हम इसमें ख़त्म करेंगे। बेसिकली इस बुक में जो बुक क्लेम करती है कि 1990 से लेकर 2021 तक के जितने भी यूपी पीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको फैक्ट के रूप में इन्होंने कंपाइल करके हमको दिया है। ठीक है, तो याद करने के हिसाब से, लास्ट टाइम में याद करने के हिसाब से ये बुक काफ़ी अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, जियोग्राफिकल सिचुएशन। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? वह है भारत। भारत का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? वह है गुजरात। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से हम नंबर 2 पे कौन है? भारत आता है। भारत की भूमि सीमा का विस्तार है लगभग 15,200 किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो श्रीलंका में अभी राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति सिस्टम चलता है वहाँ पे। तो अब वो भी, इनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ बदलता रहा है। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है कहाँ? भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है कहाँ? भूमध्य रेखा के उत्तर में। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, तो वह है कोलकाता। भारत को वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, वह है उदयपुर, त्रिपुरा का उदयपुर। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? गांधीनगर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये मणिपुर है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितने राज्यों से काटते हुए निकलती है? तो इंडिया के 8 राज्यों से कटते हुए निकलती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश में मिलती है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको किससे? अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। भारत को प्रामाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा जो है वो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाती है, आईएसटी। ठीक है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर क्या है? मध्याह्न है, माया 12 बज रहा है, तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो वहां बज रहा होगा 2:30। ठीक है, भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीकी शहर कौन है? वह है मिर्जापुर। भारतीय मानक समय आईएसटी लिया जाता है इलाहाबाद न्यायालय से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाती है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री किसके बीच में था? अंडमान निकोबार के बीच में। और 8 डिग्री कौन सी है? वो मालदीव्स और भारत के बीच में, एक तरीके से पार्टीशन। 9 डिग्री चैनल कहाँ है? ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। ठीक है, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 8 डिग्री मालदीव और भारत, 10 डिग्री हमारा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः आईएसटी पर होता है, तो गुजरात में कांडला में कितना होगा? तो देखिए, जो हमारे एक्सट्रीम्स हैं, यदि हम मैप बनाएं, ये जैसे हमारा मैप है और इधर से, ठीक है, कुछ ऐसा मैप बनता है, यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक का जो टाइम वेरिएशन आता है वो लगभग 2 घंटे का आता है। ठीक है, तो यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बज रहा है, तो हमारा कांडला गुजरात में कितना बज रहा होगा? 7 बज रहा होगा। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर डायग्राम था, हटा देते हैं। भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, तो वह अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण पॉइंट कौन सा है? तो वह इंदिरा पॉइंट। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर मेरिडियन पर देखी थी? वह 92 डिग्री 30 मिनट पर पूर्व। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किसको? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री हमारी रेड क्लिफ लाइन है। डूरंड लाइन क्या है? भारत की सीमा निर्धारित करते हैं अफगानिस्तान से। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती किसको? श्रीनगर को।
यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय के समय 5 बज रहा है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? 7 बज रहा होगा। भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, भारत का राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये बहुत आया है, गुजरात है। सिलवासा राजधानी किसकी? दादरा एवं नगर हवेली की। अब ये तो क्वेश्चन आउटडेटेड हो गया, इसको तो याद ही नहीं करना है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या है किसकी? दिल्ली की। सारनाथ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? तो लद्दाख। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई थी, कौन? सिक्किम। वह राज्य वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है। यदि आपने मैप देखा हो तो त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 साइड से घेरा हुआ है। भारत का सबसे छोटा, ठीक है, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है लक्षद्वीप। वह नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो अभी ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो जैसे गुवाहाटी है वो राजधानी नहीं है किसी भी राज्य की। सीमावर्ती देश, बॉर्डर लाइन कंट्रीज, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं वो कौन है? पंजाब है, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वह त्रिपुरा। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है, तो वह है मिजोरम। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैन। ठीक है, पहले भी देख लिया हमने। अदर फैक्ट्स में क्या है? भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट से 12 समुद्री मील तक। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर है। शांति निकेतन शैक्षणिक नगर है। धनबाद क्या है? खनन के लिए फेमस है। और आबू क्या है? एक पर्यटन स्थल है। पर्वतीय पहाड़, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र, माउंटेन प्लेट्यूज एंड प्लेन एरिया। सबसे पहले बात की गई है माउंटेन्स एंड हिल्स की। बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना है, इसको बोलते हैं हिमाद्री। वह चोटी जो भारत में नहीं है, तो गुरला, मानधाता एवं नामचा बारवा, ये हमारे भारत में नहीं है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? यदि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें सतपुड़ा मिलेगा, फिर महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर। सबसे पुराना पर्वतीय क्रम है अरावली। नेक्स्ट है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा। इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरी मैदान का। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं एवं वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये सभी कथन सत्य हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में। ठीक है, तो ये सब सही स्टेटमेंट है। अभी लेटेस्ट 2019 में क्वेश्चन आया था। भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है कौन? धारवाड़ क्रम। यह एक भ्रंशोस्त भंसोस्त भंसोत ठीक पर्वत जिसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन किसके लिए बोले जा रहे हैं? ये पश्चिमी घाट के लिए बोले जाते हैं। कंचनजंगा शिखर कहाँ है? ये भारत में है। अक्साई चिन्ह भाग है किसका? लद्दाख पठार का। हिमालय पर्यायवाची है किसका? महान हिमालय का। पीर पंजाब श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है धौलाधर तथा पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन है? नंदा देवी। वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है, तो ये नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, ये तो आईएएस तक में पूछा गया बहुत बार। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं केरल एवं तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ये भी बहुत पूछा गया, अनाईमुड़ी है। नंगा पर्वत कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। लघु हिमकाल माना जाता है 1650 से लेके 1870 का पीरियड, इसको लघु हिमकाल माना जाता है। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सैडल पीक। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है क्या? धौलाधर तथा पीर पंजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक की।
धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है लघु हिमालय में। नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं कौन? सतपुड़ा पहाड़ियां। राज और सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़। राजस्थान की गुरु शिखर। नागालैंड की सारामती। और मध्य प्रदेश की है डोडा बेट्टा। राज और सबसे ऊंची चोटी। केरल की अनाईमुड़ी। नागालैंड की सारामती। उत्तराखंड की नंदा देवी। तमिलनाडु की डोडा बेट्टा। ये कैसे हो गया भाई? यहाँ भी आ रहा है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु कहाँ अलग है दोनों? मतलब कंफ्यूजन कर दिया इसमें तो यार। एक बार देखना पड़ेगा भाई इसमें गलत कौन है। नौ करेक्ट। मेघालय सही है। अगस्तमलाई केरल। नंदा देवी उत्तराखंड। देहांग देवांग ये तो अरुणाचल प्रदेश में, ये तो सही है क्वेश्चन। मैकाल रेंज स्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है कहाँ? लेह में। ठीक है, एक मिनट इसको देख के कंफर्म करता हूँ। अब देखिए बुक में थोड़ा ये गलत दे रखा है, ठीक है, इसको हटाना चाहिए मुझे। जो हमारा बस हटा दो पहले, गलत गड़बड़ दे रखा है इन्होंने इसमें। जो डोडा बेटा है वो है हमारा तमिलनाडु में, और मध्य प्रदेश में है धूपगढ़, ठीक है, राजस्थान में है गुरु शिखर, और नागालैंड है सारामती में। तो इन्होंने मैचिंग कराई नहीं और सीधा ऐसे लिख दिया था। ठीक है, तो मुझे लगा ये सॉल्व करके दिया होगा सामने सामने तो आंसर सही होता, लेकिन इसमें गलत। ठीक है, तमिलनाडु में हमारी डोडा बेटा है, राजस्थान में गुरु शिखर है, नागालैंड में सारामती है, और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है। केरल में अनाईमुड़ी, नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी, और तमिलनाडु में डोडा बेटा, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसको भी हमने देख ही लिया था। नौकरे कहाँ है? मेघालय में। अस्थमलाई केरल, नंदा देवी उत्तराखंड, और देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश। मैकाल रेंज स्थित है छत्तीसगढ़ में। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियां के मध्य अवस्थित कौन है? लेह। किसके बीच में है? जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच में। प्लेटिव एरिया से कुछ दंड कारण अवस्थित है कहाँ? ये हमारा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के आसपास है। दंडकारण्य का क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में आता है। मेघालय का पठार मेघालय का पठार भाग है किसका? प्रायद्वीपी खंड का। प्लेन एरिया की बात करी जाए तो राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। ठीक है, प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का रिजल्ट है हमारा थार मरुस्थल। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है भावर। नेक्स्ट है ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले बात की गई है इंडस बेसिन की। सिंधु बेसिन, सिंधु नदी का उद्गम क्या है? कैलाश श्रृंखला। क्या है? कैलाश श्रृंखला। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है वह है सतलज। दूध गंगा नदी स्थित है कहाँ? जम्मू एवं कश्मीर में। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय के सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है अपने ऊपर देखा सतलज। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है वह है सतलज। व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है क्या? बिस्ट दोआब। ठीक है, कौन है? बिस्ट दोआब। ब्रह्मपुत्रा बेसिन की बात करी जाए, वह नदी जिसके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग एक ही है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंध दोनों लगभग एक ही पॉइंट से इनका ओरिजिन होता है। फिर गंगा बेसिन की बात करिए, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन एक गंगा की सहायक नदी है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है क्या? पद्मा। वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं वह है देवप्रयाग। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। वेतवा नदी मिलती है किससे? यमुना नदी से। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वह है अलकनंदा। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी क्या नाम है? तापी और नर्मदा, ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर निकलती हैं। गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का। किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात, तो वो कोसी नदी है। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है वह है राप्ती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती। गंगा की सहायक नदी जिसके पास उत्तरी धारा है तो वह है सोन। वह स्थान जहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां परस्पर मिलकर
गंगा का निर्माण करती है, इसको बोलते हैं देव प्रयाग। अब बात करते हैं गोदावरी बेसिन की। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वो कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? वह है गोदावरी। भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है? वह है गोदावरी का। बात करते हैं कृष्णा बेसिन की। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो तेल ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कुछ अन्य रिवर्स की बात करी है। दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इंद्रावती दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है वह है इंद्रावती नदी। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वह है माही। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो कौन है? माही। वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है वह है लूनी नदी। बंगाल डेल्टा का उप विभाग है मोरीबंद डेल्टा। अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी है कौन? दामोदर। भारत की नदियों में से वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं मिलती है, तो ताप्ती या तापी जो भी बोलना चाहे, वो पश्चिमी घाट से नहीं मिलती है। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? वह गई। वे पश्चिम वाहिनी नदी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है वह है नर्मदा। रिफ्ट घाटी घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है क्या? सतपुड़ा श्रेणियां। वह भारतीय नदी जो इस्चुरी बनाती है वह है ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा का ओरिजिन कहाँ है? अमरकंटक से। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी कौन है? वह है नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम क्या है? ये ब्रह्मगीर नदी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम है। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो यह दामोदर। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं वृक्षनुमा। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के लिए स्मृति पत्र मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 2 नदियां हैं केन और बेतवा। इनको केन एंड बेतवा इंटरलिंकिंग आप पढ़ते ही हैं। इस साल के बजट में भी काफी पैसा दिया गया है इनको फाइनलाइज करने के लिए। बहुत सालों से प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन अब तक खत्म नहीं हो पा रहा है। हगरी सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की। संकोच नदी सीमा बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश की। सीमा बनाती है कौन सी नदी? संकोच नदी। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है वह है महानदी। दक्कन के पठार में सॉरी दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। नदी और सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी है सोन। गोदावरी की सहायक नदी है मंजरा। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। यमुना की सहायक नदी है केन। ठीक है। रिफ्ट घाटी हंस घाटी से होकर बहती है कौन सी? नर्मदा नदी। पश्चिम वाहिनी नदियों में से 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? वह है नर्मदा नदी। नदियों के किनारे स्थित सिटीज ऑन रिवर बैंक्स। तो धौली स्थित है कहाँ? भुवनेश्वर के पास। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम क्या था? खिरकी। अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है, तो 600वीं जयंती मना रहा है। अब ये 2008 का है, उस टाइम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं कोस्टल पार्क्स एंड आइलैंड्स की। तो ईस्टर्न पार्ट्स की पहले बात की जाए तो कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र कौन सा है? नागापट्टिनम। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है कौन सा? कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ? पुलिकट झील में। अब बात करते हैं वेस्टर्न पार्ट की। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कहाँ? कच्छ केरल में। ठीक है, ये तो केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या नाम है इसका? कुट्टानाड।
वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु केंद्र है, ये कहाँ है? ये केरल में है। अब बात करते हैं आइलैंड्स की। तो भारतीय द्वीपों में वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है वह है रामेश्वरम। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सॉल सेट। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो 9 राज्य। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। बेरी कोंडा समूह जिसकी संरचना हिस्सा है वह है पूर्वी घाट का। नेक्स्ट है द्वीप और अवस्थिति। वयंत साखोधर ये कच्छ की खाड़ी में है। पिरम खंबात की खाड़ी में। द्वारका अरब सागर तट पे है। और द्वीप ये है काठियावाड़ तट पर। भारत में बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है? तो ये अंडमान और निकोबार में है, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह में। वह द्वीप जो भारत तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है वह है मिनिकॉय। अन्य फैक्ट, केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है, इसको बोला जाता है मालाबार तट। भारत का वह सैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है वह है गोंडवाना समूह। भारत में समुद्र के किनारे कितने राज्य स्थित है हमारे? तो 9 टच करते हैं, ठीक है। मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है कौन? पाक की खाड़ी। बेलीकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है किसका? पूर्वी घाट का। अब बात करते हैं प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें। मेजर वैलीज, वाटरफॉल एंड लेक्स। पहले बात की गई वैलीज की। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत और पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ा हिमनद है कौन? सियाचिन, इंडिया में। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है वह है मिलाब। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है कहाँ? दामोदर घाटी से। नेक्स्ट है वाटरफॉल्स। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है कहाँ? बस्तर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। ऊंचाई सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? कुंचिकल झरना। भारत का वह राज्य जहाँ फुलहर झील स्थित है। फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत में स्थित है कहाँ? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है लेक्स। पंचभद्रा झील स्थित है कहाँ? राजस्थान में। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ? निकट पुलिकट झील। वेमनाथ झील है केरल में। वह जलाशय रिजर्वायर जिसमें मध्य प्रदेश से हरसूद नगर जल मग्न हुआ था वह है इंदिरा सागर। रहस्यमयी झील कहा जाता है किसको? रूपकुंड झील को। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है कौन सी? पुलिकट झील। मुंबई की मीठी नदी निकलती है किससे? बिहार झील से। चिल्का झील स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। भारत में फुलहर झील स्थित है, अभी हमने देखा था, उत्तर प्रदेश में। अदर फैक्ट्स, वह राज्य जो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है वह राजस्थान। चौरा बड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। मेजर पासेस ऑफ द इंडिया। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है, तो नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, तो खैबर दर्रा पश्चिमी घाट में नहीं है। वह दर्रा जिसमें से लेह जाने का रास्ता है तो वह है जोजिला। नाथुला कहाँ है? ये सिक्किम में। मुझे 2006 में यहाँ जाने का मौका मिला था और उस वक्त शायद ये मतलब कुछ इंडिया और चाइना की कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उस वक्त खोला गया था, तो हम लोग स्कूल की ट्रिप की तरफ से गए थे। बहुत सुंदर है सिक्किम, मतलब घूमने के लिए। अब 2006 के बाद जाने का टाइम ही नहीं मिला। ये देखो यहाँ क्वेश्चन भी पूछ लिया है। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया था वह है भारत और चीन। ठीक है, 2006 में खुला था, तो उस टाइम हम लोगों को स्कूल से लेके गए थे। बड़ा बहुत सुंदर है सिक्किम। रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। दर्रा और राज्य। बनिहाल कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम में है। और बॉमडीला, बॉमडीला है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। शिवकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मानसून एंड रेनफॉल। भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन है कौन? दक्षिण पश्चिम पवन। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है किसका? मानसून का।
भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है वह है केरल। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पे। उत्तर पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? वह है चेन्नई। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती आइडियल होगी? तो यहाँ ऐसी जगह पे चाय की खेती आइडियल है। चाय बोलो, क्या बोलो आप, क्या बोलते हैं उसको, प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए ऐसी सिचुएशन ज़्यादा सही रहती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? वह है तमिलनाडु। वह स्थान जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है तो लेह है। वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है तो कौन है? लेह है। भारत का वह क्षेत्र जहाँ औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है वह है जम्मू और कश्मीर। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का थोड़े महीनों में ही जोर होना। ठीक है, 3 से 4 महीने पूरे साल में पानी बरसता है, उसी से साल भर का काम चलता है हमारा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है किसका? लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य कौन है? वो है केरल। हरियाली योजना संबंधित है किससे? जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है वह है उत्तर पश्चिम। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में से सबसे संपन्न राज्य है पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। शुष्कता दर्शाता है शुष्कता दशा संदर्भित है किसका? निम्न आर्द्रता का। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान कौन है? मासिन राम। तड़ित मेघ कहते हैं किसको? कपासी वर्षा को। लौटती मानसून से वर्षा होती कहाँ? कोरोमंडल तट पर। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। तो अब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, अब तो 2019 भी आ गई, उसके बाद 2019, हाँ तो अभी अभी 2022 में, जून 2022 में एक नई रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो आप उसका डेटा याद करिए, ये पुराना वाला याद करने की जरूरत नहीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सबसे सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है कौन है? तो ये अभी भी मिजोरम ही है। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। भारत का वह राज्य जहाँ सागवान का वन पाया जाता है तो वह मध्य प्रदेश। भारत में अधिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह अरुणाचल प्रदेश है। वच्छा वृक्षाच्छादित वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र कौन से? दक्कन में, पूर्वी दक्कन में। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो वह 1/3। राज्य समूहों में जिनमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर वन है तो वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें इसके अलावा भी और भी हैं। इस बार का जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया है 7 ऐसे यूटी और हैं जिसमें अच्छा खासा इन्होंने कर लिया है हमारा फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड वो राज्य है जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का 75% से ज़्यादा जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। भारत के वह राज्य जिसमें उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है तो वह है मिजोरम। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 21.54 है। ठीक है, कुल क्षेत्रों में वन आच्छादन क्षेत्र है 2.89। और ये देखिए ऐसा है, इसको भी नहीं याद करिए, जो नई रिपोर्ट है मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप वहां से इसको पढ़ लीजिए, ये सब फैक्ट मत याद करिए। नीट मतलब आउटडेटेड फैक्ट है, गलत याद करके भी क्या फायदा। अब ये क्वेश्चन का वो 1991 का है, कोई बात नहीं, इन्होंने अपडेट करके ही दिया है लेकिन ये पुराने हैं, 2017 वाला है। नीलगिरी को मेघ बकरियां पाई जाती है कहाँ? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में हमें नीलगिरी की मेघ बकरियां मिलती हैं। वह देश
जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर पाए वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। तो ये भूटान है। ठीक है, भूटान में इन्होंने संवैधानिक एक तरीके से प्रोविजन बना रखा है कि जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसका 70% हमें फॉरेस्ट मेंटेन करके रखना है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है वह अरुणाचल प्रदेश। सागौन तथा साल उत्पाद हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम भाग वन आच्छादित है। तो यह है मिजोरम। भारत में मैंग्रोव पाए जाते हैं कहाँ? गंगा डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्रा का जहाँ डेल्टा है वहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं अच्छे खासे। वह राज्य जिसमें वनाच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अभी ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ठीक है, वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है। तो सबसे कम उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, सबसे कम यूपी में नहीं है। ठीक है, एक बार इसको लेटेस्ट डेटा में देखना पड़ेगा। सबसे कम यूपी नहीं, और दूसरी बात इसमें ऑप्शन भी क्या थे क्वेश्चन के, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि हर बार या सबसे ऊपर या सबसे नीचे वाला नहीं, कभी कभी बीच के भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर्स। प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़ में। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला मतलब जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी में नहीं आता है तो कर्नाटक पठारी तो काफी स्टेबल है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है 4। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती लगभग 50 वर्ष। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो है बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं वाला आने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उड़ीसा। चट्टानों या सैल एवं मृदा, रॉक एंड सॉयल। बात करते हैं रॉक की, तो भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना की। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है उत्तर की ओर। मृदा से संबंधित है एडेफिक या एक टाइप की मृदा होती है। वेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी कौन सी है? वह रेगूर मिट्टी है। ब्लैक सॉयल। सैल तंत्रों में से भारत के कोयले निक्षेपों डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत कौन सा है? गोंडवाना तंत्र। भारत में निम्न सैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव जमाव पाए जाते कहाँ? धारवाड़ तंत्र में। प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ तो वह है प्लिस्टोस्टीन हिम युग। विंध्य शैलों में जिसमें बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है कहाँ? चूना पत्थर। शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है क्या? शिस्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है अत्यंत रूपांतरित और खनिज पदार्थों से युक्त। अब बात करी गई है ब्लैक सॉयल की, तो वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है, तो वह है काली मिट्टी। काली कपास मिट्टी जानी जाती है रेगुर के नाम से। स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है किसको? कपास की काली मिट्टी के लिए। अब बात करते हैं एलुवियल सॉयल की। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है, तो वह चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़। ठीक है, एलुवियल सॉयल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। अब बात करते हैं लेटेराइट सॉयल। लेटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी। तो लावा मिट्टी पाई जाती कहाँ? मालवा पठार में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है गुजरात। वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है, तो क्षारीय मिट्टी है वो। अब
बात करते हैं माउंटेन सॉइल एंड अदर फैक्ट्स। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। ह्यूमस उदाहरण किसका? जैविक कोलाइड का। इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, तो घट प्रभा नहर परियोजना, घट प्रभा नहर परियोजना ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना स्थित है गुजरात में। नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। और तुलबुल परियोजना स्थित है कहाँ? झेलम नदी में। परियोजना और नदी, उकई परियोजना कहाँ है? तापी नदी में। जायकावाड़ी ये है गोदावरी नदी में। खड़क वासला ये है आम्बी नदी में। और म्यूराक्षी ये है मुधारी में। ठीक है, तो थोड़ा टफ है, एक दो बार पढ़ेंगे तब हो पाएगा। नदी घाटी परियोजना और नदी, रेहंद परियोजना रेहंद नदी पे है। नागार्जुन तो ये कृष्णा नदी पर है। पोचम पाद परियोजना गोदावरी। और पाता टीला परियोजना ये है वेतवा पे। चेरू थानी बांध अवस्थित है किसमें? पेरियार नदी पर। मलम पुझा बांध अवस्थित है किसमें? मलम पुझा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहां सोहेल नदी परियोजना चल रही है वह हिमाचल प्रदेश है। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। वेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है कौन? एडन नहर। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है तो यह है भागीरथी नदी। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है तो ये आंध्र प्रदेश में है। वह राज्य जहां सोहेल नदी परियोजना स्थित है तो ये हिमाचल प्रदेश है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है ये गुजरात में है। वह नदी घाटी परियोजनाओं जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है तो वह चंबल घाटी परियोजना। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी वेतवा नदी पर। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूप ट्यूबवेल से होती है वह है उत्तर प्रदेश। रणजीत सागर बांध ये कहाँ है? ये रावी नदी पर है। तुलबुल परियोजना संबंध है किससे? झेलम नदी से। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था दिनसा जे दस्तूर ने। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है तो वह है तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान में। राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है कहाँ से? सतलज से। रोंग टांग जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन बांध तो वही कृष्णा नदी पर है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है ये कहाँ? कर्नाटक में। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है किसमें? वेतवा नदी पर है। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने ये परियोजना लेके आ रहे हैं किसाऊ बांध परियोजना। बगलिहार परियोजना स्थित है किस पे? चिनाव नदी पे है बगलिहार। कोलपोंग जलविद्युत परियोजना स्थित है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल की। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ था हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा नौकागमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नागल। इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है कौन? सतलज एवं ब्यास।
रुद्र सागर विकास योजना, जिसकी स्वीकृत योजना आयोग ने जनवरी 2012 को दी थी। ये संबंधित है किससे? त्रिपुरा से। जवाहर सागर बांध स्थित है कहाँ? राजस्थान में। योजना और राज्य। मेटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में। हीराकुंड उड़ीसा में। रेहंद बांध बिल्कुल गलत है ये तो पूरा। ठीक है, ये सब गलत है। डैट इन्होंने सॉल्व नहीं करा है, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आंसर इन्होंने सॉल्व करके दिया है, वही मैंने कंफर्म करा। तो मेटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में, ये भी ठीक है। हीराकुंड बांध हमारा उड़ीसा में है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। और कृष्णराज बांध का हमारा कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। सबसे पहले बात करी गई आयरन रिसोर्सेज की। भारत का लौह अयस्क भंडार संबंधित है किससे? धारवाड़ सैल समूह से। वह पत्तन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है वह है पारादीप। भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है बोलाडिला खान। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन होता है कहाँ? चीन में। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्यूमीनियम उद्योग के कारण। लौह क्षेत्र है कुद्रेमुख। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझर से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है लौह अयस्क की खोज से। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफी दूर है कौन? भद्रावती। अब बात करते हैं कॉपर की। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें? जस्ते के प्रोडक्शन में। वह है राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार मिलता है, तो वह है मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं बॉक्साइट की। भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? उड़ीसा एवं गुजरात। नेक्स्ट है कोल। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नौबेली। कोयला क्षेत्र एवं अवस्थिति। तो माकुम कहाँ है? असम में है। नामचिका अरुणाचल प्रदेश में है। गिरिडीह झारखंड में है। और 16 सोहागपुर ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कोयदा खदान और भारत के राज्य। झिलमिल छत्तीसगढ़ में है। कर्णपुरा झारखंड में है। रामपुर हिमगिरी ये उड़ीसा में। और सोहागपुर ये मध्य प्रदेश में। कोयला क्षेत्र एवं राज्य। रणजीत घाटी ये है सिक्किम में। तंदूर तेलंगाना। वेरोरा महाराष्ट्र। लाल मटिया ये है झारखंड। गुरु महिसानी ये लौह अयस्क के लिए फेमस। तालचार ये कोयले के लिए है। जादूगुड़ा यूरेनियम। और जावर ये है जस्ते के लिए। नेक्स्ट है भारत में कोयला 2008-9 के 2 सबसे बड़े। अब ये देखिए 2008-9 का पूछ रहा है, तो लेटेस्ट जो घटनाचक्र की मैगजीन आएगी आर्थिकी वाली, उससे इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ें, इसको इग्नोर करते हैं। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ? झारखंड में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 60% का। वह राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है वह है तमिलनाडु। भारत में टिन का अग्रण्य उत्पादक कौन है? छत्तीसगढ़ है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। नामचिक नामफोक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? झारखंड में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पढ़ तो मैंने दिया आंसर, लेकिन इसको वेरीफाई करना है एग्जाम से पहले, क्योंकि बदलते रहते हैं ये सब डेटा। भारत का वह राज्य जहाँ कोयले का संचित भंडार बृहत्तम है, तो ये ठीक है। सबसे संचित भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? झारखंड का है। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है वह है गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है झारखंड में। कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। तालचेर महानदी घाटी। कर्णपुरा दामोदर घाटी। सिंगरौली ये सोन घाटी में। और सिंगरैनी ये है गोदावरी घाटी में। माइका। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? वह आंध्र प्रदेश।
भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका? अभ्रक का, माइका का। भारत में सबसे अधिक माइका मेखला पाई जाने वाले राज्य कौन से? हजारीबाग, गया और मुंगेर। तो ये बिहार के हैं राज्य जिन्हें। भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी 90% से अधिक उत्पादन करता है वो है आंध्र प्रदेश। सीसा एवं जस्ता, लेड एवं जिंक की बात करी है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। अदर मिनरल्स, तो भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। भारत मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक कौन करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। भारत का वह राज्य जो वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन था तो राजस्थान करता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है? मकराना, ये भी राजस्थान का ही है। भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कौन? कोयला। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? यूरेनियम के लिए। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है वह है ग्रेफाइट। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है वह उड़ीसा है। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम की। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल में। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो वह है आंध्र प्रदेश। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है तो छोटा नागपुर का पठार इसको खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है। भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो वह है राजस्थान। खनिज और उत्पादन क्षेत्र, तो तांबा मोसबानी, लौह अयस्क बादाम पहाड़, मैंगनीज छिंदवाड़ा और अभ्रक हजारीबाग। अब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले बात की गई है एटॉमिक एनर्जी की। वह स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है वह है कुडनकुलम। कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। भारत में कुल उत्पादित वायु विद्युत में परमाणु शक्ति का लगभग कितना है? केवल 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है कौन? थोरियम। परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य, कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। नरौरा ये यूपी में है। काकरापार ये हमारा गुजरात में है। और ट्रामे हमारा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है स्थान और कार्य। काराकोरम न्यूक्लियर पावर प्लांट पोखरन में परमाणु वायु विस्फोट स्थल है। थुम्बा क्या है? रॉकेट मोचन केंद्र। और श्रीहरिकोटा है उपग्रह मोचन स्टेशन। भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना की गई थी कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र में। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन का भाग है लगभग 2%। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। अब ये 1999 का क्वेश्चन है। आज की डेट में तो पता नहीं कितने कितने याद करने की जरूरत नहीं इसको। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु। ये ठीक है, लेकिन गुजरात और तमिलनाडु इनका चलता रहता है, एक बार देखना है इसको भी। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है 2012 में महाराष्ट्र को। तो ये भी आउटडेटेड है। तो जब लेटेस्ट आएगी मैगजीन उससे आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। पन बिजली ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है? एक अणु शक्ति संयंत्र है यहाँ। राणा प्रताप सागर राजस्थान संबंधित है अभी की नाभिकीय अणु शक्ति से। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो कर्नाटक है। जल विद्युत ग्रह स्थित है कोयना में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है तो है महाराष्ट्र। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था सेंड्रा पोंग में। नाप्ता झाकड़ी
बड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? सतलज नदी पे। सफेद कोयला कहा जाता है जल विद्युत शक्ति को। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र स्थापित है कहाँ? केरल में। बात की गई है थर्मल एनर्जी की। ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार। चमेरा में जलीय ऊर्जा यूज कर रहे हैं, ग्वाल पहाड़ी में सौर ऊर्जा, फिर है कुदाकुलम, ये तो सबको पता है, न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पे, हार्डविक, और पतरातु यहाँ है तापी ऊर्जा। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी वह है रूस। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं हैं कौन? कोयला आधारित परियोजनाओं। ठीक है, अभी भी कोयले का ही डोमिनेंस है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है किसका? ऊष्मी थर्मल एनर्जी का। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है तेलंगाना में। भारत में ऊर्जा के सर्वाधिक स्रोत है कौन? कोयला। सोलर एनर्जी। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है कौन? सौर एनर्जी। सौर और विंड सबसे ज्यादा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस साधन। तो ओली अली आवेट तेल क्षेत्र, अली आवेट तेल क्षेत्र ये कहाँ है? ये गुजरात में है। भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक कौन है? राजस्थान और गुजरात। भारत का वह राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है, ये गुजरात में है। नून माटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ है? असम में है। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना कहाँ है? तेलंगाना में। अभी ऑप्शन देखने पड़ेंगे। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई में। नेक्स्ट है भारत का अग्रगण्य मतलब लीडिंग पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, फिर भी अब ये वेरीफाई करना पड़ेगा महाराष्ट्र इस वक्त है कि गुजरात है। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारों का पता चला है तो वह कांडला क्षेत्र है। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं तो वह गुजरात। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है किस पे? प्राकृतिक गैस पर। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है अलंकेश्वर से। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र की। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता में है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण, अब ये देखिए 2009 का क्वेश्चन है, अब डेटा ये बदल गया होगा। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निर्मित की गई, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको बनाया है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया माकूम में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ? गुजरात में। अलंकेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया है तो ये आंध्र का अपटी क्षेत्र है। गुजरात में जहां हाल ही में तेल पाया गया वह स्थान है अलंकेश्वर। तेल शोधशाला और राज कोयनी कहाँ है? ये गुजरात में। बरौनी बिहार में। करनाल हरियाणा और हल्दिया पश्चिम बंगाल। पेट्रोल के भंडार हेतु प्रसिद्ध है अलंकेश्वर। अन्न फैक्ट तो वह है ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है कौन? खंबात की खाड़ी। भारत में प्रति वर्ष बिजली का उपयोग है लगभग, अब ये 1998 का क्वेश्चन है तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है कहाँ? गुजरात में। नगर और उद्योग। अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए फेमस है। राउरकेला लौ इस्पात कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री है यहाँ पे। बरौनी में है तेल शोधनशाला। उद्योग और उत्पादन केंद्र। ऑटोमोबाइल गुरुग्राम। एल्यूमिनियम अलुपुरम केरल। पटसन जगत दल पश्चिम बंगाल और रेशम चतरा पटना कर्नाटका। नेक्स्ट है इंडस्ट्री और ट्रेड। पहली इंडस्ट्री है लौह इस्पात उद्योग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो लोहा एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है तो वह है सलेम।
भारत का वह नगर जहां प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है, तो यह है पानीपत में। अभी आया था क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है जामनगर में। वह विदेशी देश जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने में प्राप्त किया गया था, तो है सोवियत संघ। हिंडाल्को स्थित है कहाँ? रेनीकूट में है। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा तथा किस किस एक का संयुक्त उपक्रम है, तो भिलाई स्टील भारत और रूस ने मिलकर बनाया था। ठीक है, भिलाई स्टील पावर प्लांट, सॉरी, भिलाई स्टील प्लांट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है 24 जनवरी 1973 में। भारत सरकार ने एल्यूमिनियम कंपनियों में से किसको नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है, तो नालको। अब है नालको, देखना पड़ेगा एक बार, कंफर्म करना पड़ेगा। हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री स्थित है कहाँ? रूपनारायणपुर में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। वह मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है, वह है काली मिर्च। भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है कश्मीर में। उर्वरक कारखानों में इफ्को द्वारा संचालित नहीं होता, सिंदरी इफ्को द्वारा संचालित नहीं है। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है, वह अखबारी कागज। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थापित स्थित है, वह है पश्चिम बंगाल, अब महाराष्ट्र है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कागज वाली मिलें कहाँ है? अब महाराष्ट्र में है, तो पश्चिम बंगाल याद नहीं करना, महाराष्ट्र याद करना है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? वो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र और यूपी में ही चलता रहता है। अब ये दो पुराना क्वेश्चन है, अभी तो यूपी चल रहा नंबर वन, तो महाराष्ट्र नहीं होगा। भारत में चीनी की प्रथम तीन अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? देखिए इधर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र, ये कहाँ है? तेलंगाना में। भारत में रबर उद्योग स्थित है पंजिम में। भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? वो केरल है। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो गुजरात करता है। अदर इंडस्ट्रीज। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग कौन है? तो वह है चाय। अभी तो और भी हो सकता है, आईटी इंडस्ट्रीज भी हो सकती है। अभी 2003 का क्वेश्चन है, तब उतनी आईटी इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी। अभी इस टाइप के क्वेश्चन तो ऑप्शन पे भी निर्भर करता है कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है, लेकिन चाय से बहुत कुछ हम कमाते हैं, ये बात तो सही है। भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है मझगांव पोत निर्माण यार्ड में। ट्रेड। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो वह है चीन। भारत का वह राज्य जहां वॉक्सवैगन, जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित किया था, तो ये अब ये करंट अफेयर्स का है, पुणे में बनाया था उसमें। वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है, तो ये सिक्किम था, लेकिन अब ये 2013 का क्वेश्चन है। फिर है इंडस्ट्रियल जोन्स। नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, स्थित है कहाँ? राजस्थान में है। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो वो भोपाल है। भारत का वह औद्योगिक प्रदेशों जहाँ शिव काशी केंद्र स्थित है, वह है मदुरई, कोयम्बटूर, मंगलुरु प्रदेश। अब बात की गई है ट्रांसपोर्टेशन का, सबसे पहले है रोड ट्रांसपोर्टेशन। सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर कौन है? तो महाराष्ट्र है। ये प्री में 2018 में आया था। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? अब एनएच, देखिए NH 44 है, NH 7 हुआ करता था, शायद 7 का ही नाम NH 44 हो गया है, और थोड़ा बहुत और चेंज हुआ है, तो NH 44 हमें याद रखना है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, आप साइट करोगे ना, इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बड़ा कंफ्यूजन है इन सब में। भारत महानगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखा जाल में अवस्थित नहीं है, तो चंडीगढ़ नहीं है। भारत के आयात आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन कौन है? खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम और भारतीय खाद्य निगम। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित कौन कौन है? आगरा, दिल्ली और जयपुर। आगरा, दिल्ली और जयपुर। दो राष्ट्रीय मार्ग, कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं कहाँ? झांसी में। ये बड़ा मतलब बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। छह पथ एक्सप्रेस
एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया नगर कौन है? मुंबई और पुणे को 6 मतलब लेन एक्सप्रेस वे से कनेक्ट किया गया है। वह राज्य जहाँ राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है तो वह है उत्तर प्रदेश। राजकीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है, तो अब ये 2000 का क्वेश्चन है, ये आउटडेटेड है, अभी महाराष्ट्र। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटेंगे कहाँ? झांसी में। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ? झांसी में। हमने बताया ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। वह राज्य, भारत का वह राज्य जिसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है तो वह महाराष्ट्र है। भारत का वह राज्य जिसके राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है तो वह महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है किससे? राजमार्ग के विकास से। नई दिल्ली कोलकाता ट्रंक रेल रूट पर नहीं है, आगरा शहर नहीं है। रेलवे ट्रांसपोर्ट, वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है तो पंजाब और तमिलनाडु में होता है। कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको? रोहा से मैंगलोर को। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है तो सिक्किम, मेघालय, ये सब अभी भी वंचित है। भारत में पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई थी कहाँ? हरियाणा में। भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती है कहाँ? राजस्थान में। वाटर ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट, जल परिवहन एवं बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है? पारादीप। अब गंगावरम आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तो पारादीप हमें याद नहीं करना, गंगावरम आंध्र प्रदेश का है सबसे गहराई वाला बंदरगाह। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, प्रयागराज से नदिया तक का रीजन। रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है कौन? दहेज। भारत में खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई। हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है, वह पेट्रोलियम पदार्थ। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किससे? इलाहाबाद या हल्दिया को, ठीक है। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं। वाह पतन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है इलाहाबाद हल्दिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI अवस्थित है कहाँ? ये पटना में है। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है वह कांडला। वह पत्तन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है तो ये है नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ओडिशा तट पर स्थित बंदरगाह है पारादीप। वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है योकोहामा अब नगोया। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन कौन है? तो नगोया है। अब ये देखने पड़ेंगे सब क्वेश्चन, बिना वेरीफाई करे याद करना बिल्कुल पागलपन है इसमें। तो कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है कहाँ? कोचीन में। राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा को। फिर है एयर ट्रांसपोर्ट एंड अदर ट्रांसपोर्ट। भारत में चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य पत्तन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है तो है कांडला। नेक्स्ट है ह्यूमन रेसेस, तो ये भी बड़ा पूछा जाता है आदिवासी जनजाति और राज्य। तो थारू उत्तराखंड, टोडा तमिलनाडु, संथाल झारखंड और गोंड मध्य प्रदेश। जनजाति और अवस्थिति, जारवा कहाँ है? अंडमान और निकोबार में। कुकी मणिपुर में। थारू उत्तर प्रदेश में। गोंड मध्य प्रदेश में। आदिवासी और स्थिति, भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिम्बूस सिक्किम और कोनयाक ये नागालैंड। जारवा आदिवासी पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार में। राज्य के शासित प्रदेशों में जारवा
जनजाति का निवास स्थान है? तो अंडमान और निकोबार है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है मुंडा जाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? तो थारू है। 2011 के सेंसस के बेसिस पे वह जनजाति जो दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है तो वह थारू। भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रायड प्रजाति से संबंधित है वह संथाल। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी। चकमा शरणार्थी हैं बांग्लादेश के। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में हैं के निवासी कहाँ के? अंडमान निकोबार में। वे जनजाति जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है वह है टोडा। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजाति समूह पाया गया है वह है मैंगलोइड का। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़ियाँ। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भर मौर जनजाति का निवास स्थान है वह चंबा। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? चल वासी पशुचारण, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले बात की गई राइस की। वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है तो वह धान। धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है किसका? फेरस सल्फेट का। ठीक है, किसका? फेरस सल्फेट का। रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुत बहुत बाहुबल बाहुल्य में क्या होता है? एमाइलेज होता है, एमाइलोज होता है। ठीक है। स्थानांतरी कृषि प्रचलित है कहाँ? नागालैंड में। कुल उत्पादन के सापेक्ष वह फसल जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है वह है चावल। भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है पश्चिम बंगाल। जय, पद्मा और कृष्णा किस धान का उन्नत किस्म है? किस धान सीरियल की उन्नत किस्म है? तो ये धान की है। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। देश का लगभग आधा ज्वार उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है कहाँ? महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं गेहूं की। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। रस्ट है गेहूं की फसल का रोग। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 2000 किलोग्राम। कहवा, कॉफी। भारत में देश का सबसे अधिक कहवा कॉफी उत्पन्न करने वाला या प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? वह कर्नाटक है। 70% कर्नाटक में ही पैदा होता है। भारत में कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा कॉफी बागान लगाए गए थे कहाँ? चिकमंगलूर जनपद में। कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक में। कॉफी खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब कर्नाटक है। ठीक है, कहवा मतलब कर्नाटक, आप ऐसे याद कर लो। शुगर केन, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस का अधिक मात्रा होती है दक्षिण राज्यों में। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु में, लेकिन इसको भी याद नहीं करना है। ठीक है, ये 1999 का क्वेश्चन है, इसको भी याद नहीं करना है। इसका लेटेस्ट डेटा जब आपको आएगा आर्थिकी वाली मैगजीन से, उससे देखना है। भारत को वह राज्य जहां गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है वह है उत्तर प्रदेश। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ चीजें तो स्टैटिक है, और मान लो कोई, अब जैसे कर्नाटक है, यहाँ पे कॉफी का तो इनका एक छत्र राज है। कॉफी मतलब कर्नाटक, हर जगह में इन्हीं का आंसर कर्नाटक ही रहता है। लेकिन बाकी सब चीजें है ना, जैसे आपने बचपन अभी तक पढ़ा होगा कि वेजिटेबल्स का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, लेकिन इस साल यूपी हो गया। तो ये चीजें है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा, आप जो सबसे लेटेस्ट मैगजीन आती है एग्जाम से पहले वो पढ़ के जाओ, उसी से ही बनेगा। आर्थिकी वाली मैगजीन इसीलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और यूपी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी खूब जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ना। ठीक है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के
सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो गन्ना बिना सिंचाई के गन्ना हो ही नहीं पाएगा। जूट, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है कौन? पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक छत्र राज्य है पश्चिम बंगाल का जूट में। कॉटन की बात करी जाए, वह देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 विश्व में सर्वाधिक था, तो ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, अब 2014 का डेटा है, आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं, गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्म काल। नेक्स्ट है सोयाबीन। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अब सोयाबीन मतलब एमपी, ज्यादातर मैचिंग में खूब पूछा जाता है। सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सोयाबीन के दाने में। ठीक है, तिलहनी फसलें, ऑयल सीड्स, तो पीताम्बरी एक प्रजाति है किसकी? पीली सरसों की। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। अदर क्रॉप्स, वह फसल जो उस क्षेत्र में पैदा की जा सकती है जहां वर्ष भर ताप 20 से 30 डिग्री तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वह चाह का हुआ मक्का। वह फसल जो डायमंड बैक मॉथ द्वारा प्रभावित होती है, वह बंद गोभी। ललित एक प्रमुख प्रजाति है किसकी? अमरूद की। वह फसल जिसको अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, वह गेहूं। गेहूं को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसके ऑप्शन देखने पड़ेंगे। गेहूं में इतना नहीं होता जितना गन्ना वगैरह में चाहिए होता है, गन्ना और चावल वगैरह के लिए उसमें जितना चाहिए उतना गेहूं को नहीं चाहिए। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम एवं पाइराइट का। 12 पूसा वन प्रजाति है किसकी? गेहूं की। वह राज्य जहाँ काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है, तो वह केरल। ठीक है, नीली क्रांति संबंधित है किससे? मछली उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि संबंधित है गुलाबी क्रांति से। मछली, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति को तो दो से हम लोग एसोसिएट करते हैं, एक है ओनियन, ठीक है, एक ओनियन हो गया, और दूसरा है हमारा मीट। तो गुलाबी क्रांति तो ये होता है। झींगा मछली उत्पादन मेरे ख्याल से इसमें आपका ब्लू क्रांति ही आएगा मछली में। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि संबंधित है श्वेत क्रांति। ये तो ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा जिस फसल की किस्म है, तो आप इसको समझ के ही समझ में आ रहा होगा ये अंगूर की है। वह फसल जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है, वह सरसों, राई। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होगा, तो वह है धान। आधारी बीज पैदा किया जाता है, प्रजनक बीज। उकठा, उकठा बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल है कौन सी? अरहर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कहाँ? कश्मीर में। वह जिला जहाँ मार मृदा पाई जाती है, वह झांसी। वह कण जिसका व्यास 0.002 mm से कम होता है, वह है मृत्तिका। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है क्योंकि भूमंडलीय उष्मन के कारण। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कह लो, उसके चलते हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो सबके चलते हमारी जितनी भी प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है, वो मर रही है धीरे धीरे। वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचाई क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, वह है मूंग और उड़द। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता है केरल। मसालों में हर जगह केरल ही आंसर रहता है। इलायची का महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है कहाँ? केरल में। वह कृषि जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, वह है जैविक खेती। मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तन फसलें हैं किसकी? मक्के की। नेक्स्ट है झूमिंग, सर्वाधिक बृहत है कहाँ? नागालैंड में। झूमिंग एक तरीके की कृषि है जिसमें कट एंड स्लैश चलता है, बर्न एंड स्लैश, काटा, जलाया, यूज किया, फिर आगे बढ़ गए, तो वो बहुत बर्बादी वाली, मतलब बहुत अच्छी नहीं है। फॉरेस्ट कवर बहुत हमारा कम होता चला जा रहा है इसी के चलते। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य चाय सबसे ज्यादा होती है असम में। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, वह उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? पंजाब। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन एवं पशुपालन से। भारत का वह राज्य जो हरित गृह कृषि प्रारंभ की है, तो है पंजाब। अब बहुत पुराना है, 2001 का क्वेश्चन, अब तो हर जगह होती है। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है कहाँ? केरल में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है कहाँ? असम में। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। भारत का वह राज्य
जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है, तो वह है आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट में। कौशल फसल की उन्नत प्रजाति है किसकी, मूंगफली की। भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है सफेद मक्खी के चलते। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटका से। साधारणतः ओरो बैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, गेहूं और गन्ना। मिल्क में भी है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है कौन, मध्य प्रदेश। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, केरल। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, तो कपास है। काजू उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। विटीकल्चर अंगूर से रिलेटेड होती है। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है क्या, अधिक अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी चाहिए हमें। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी प्रदेश कौन है, तो अभी हमने बहुत बार देखा है कि कॉफी में कर्नाटक नंबर 1 है। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग कितना, 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत का वह राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है कर्नाटक। भारत का वह राज्य जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है तमिलनाडु। वह दलहनी फसल जो वातावरण में नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करती है, तो राजमा नहीं करता है। आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्म है अल्फांसो, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान है कितना, 4था। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, लेटेस्ट मैगजीन से ही इसको देख पाएंगे। फसल और किस्म, तो वरुणा सरसों की किस्म है, रचना मटर की किस्म है, नीलम ये अलसी की है, और राधे ये चने की मतलब किस्म है एक तरीके से। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली प्रमुख फसलें कौन है, तो हम मतलब बागानी फसलें जो हमारी वह चाय है, रबर है, नारियल है और कॉफ़ी है, ये सब हमारी बागानी फसलें हैं। स्पॉन्जी टिश्यू, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। लद्दाख की बकरियों के ऊन से बनाया जाता है क्या, पश्मीना शॉल। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरियों की संख्या है वह है राजस्थान। अभी इसको भी देखना पड़ेगा, 2007 का डेटा। मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा एक साल नहीं गया है यूपी पीसीएस में जब इससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट का हर जितने भी है बहुत अच्छे से याद करके जाना है, क्यों एक तो आएगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIA, अब ये कहाँ है, जयपुर में स्थित है। कृषि मूल आयोग APC की स्थापना हुई थी 1965 में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है कहाँ, जामनगर में। अब ये लेटेस्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर्स में था उस टाइम। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ, लखनऊ में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में। भारतीय हीरा संस्थान, अब हीरा सबसे ज्यादा कहाँ है, सूरत वगैरह में ही इनका काम होता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, कानपुर, घर से मेरे 1 किलोमीटर दूर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, जो स्थित है कहाँ पे, भोपाल में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है हैदराबाद में। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है देहरादून में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है जोधपुर में। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है कहाँ, देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ है, ये नागपुर में है। खेती के लिए फसलों का चक्र महत्व है क्या, इसके उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है और मृदा कटाव भी कम होता है। नेक्स्ट है और राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये हैदराबाद में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ये देहरादून में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये जयपुर में है। और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ये पुणे महाराष्ट्र में है। भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र अंटार्कटिका में तीसरा स्थायी शोध स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया था भारतीय फसल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है कहाँ, मेरठ में। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन का नाम क्या था, मैत्री, ठीक है। पहला दक्षिण गंगा, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती।
नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास है। कुसुम एक तिलहनी फसल है जिसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिंक्टोरियस टिंकोरियस। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं क्या? बियर। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है नीला रंग होता है ना। ये आर ओ में क्वेश्चन पूछा गया था 2016। विशालतम हिमनद है कौन? ससाइनी। औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है नगरीकरण। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ? कोलकाता में। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वह मध्य प्रदेश। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 में कितनी थी? 14.2%। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण पाया जाता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। एकाकी परिवार को माना जा सकता है एक प्राथमिक समूह। फॉन एक स्थानीय पवन है कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ? ये क्या करती है? पृथ्वी पर पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट रेस से हमारे बॉडी की रक्षा करती है एक तरीके से। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 77.7 था। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है कहाँ? सुल्तानगंज में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती में अग्रणी है तो वह है कर्नाटक। दो मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्द पकने वाली फसल लेना कहलाता है क्या? कैच क्रॉप। फिर है कार्यक्रम और प्रारंभ होने का वर्ष। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन स्टार्ट हुआ था जुलाई 2015 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में स्टार्ट हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2014 में। आयुष्मान भारत योजना 2018। ठीक है, तो ये एसीएफ में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ये पुरानी जो स्कीम है ये हमें याद करनी पड़ी है। नृत्य और माने हुए कलाकार। कथकली, अब ये कहाँ क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने। चलो, कृष्णन नायर। कुचिपुड़ी राजा एवं राधा रेड्डी। भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति। और कथक उमा शर्मा। ठीक है, इस तरह से हमारा इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। यदि आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।